आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही अनसेटलिंग, मतलब एक परेशान कर देने वाले सवाल से शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे नॉर्मल लोग भी कभी-कभी बहुत बुरे, यहाँ तक कि शैतानी काम करने लगते हैं? और ये सवाल भी कि क्या हम में से कोई भी अगर हालात वैसे हों तो क्या वो बुरा बन सकता है? बिल्कुल। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे पास फिलिप जिम्बार्डो की एक बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल किताब है, द लूसिफर इफेक्ट। ये किताब सिर्फ थियरी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे रियल लाइफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की कहानी है जो इतना भयानक हो गया कि उसे बीच में ही रोकना पड़ा। और हमारी आज की चर्चा का मकसद यही है कि हम ये समझें कि हमारी परिस्थितियां, जिसे किताब में सिचुएशन कहा गया है, वो हमारी पर्सनालिटी पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को जब गार्ड और कैदी की भूमिकाएं दी गईं, तो इंसानियत की सारी हदें धुंधलाने लगी। तो चलिए इस कहानी की तहों में उतरते हैं। सबसे पहले तो किताब का नाम है द लूसिफर इफेक्ट। लूसिफर, जो कभी भगवान का सबसे प्रिय फरिश्ता था, वो शैतान बन गया। हाँ, ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब अच्छे से बुरा बनने की कहानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छाई और बुराई के बीच कोई पत्थर की दीवार नहीं है, बस एक पतली सी लाइन है। एग्जैक्टली। जिम्बार्डो अपनी किताब में इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। हाँ, मतलब बुरे से भी टोकरी को खराब करते हैं। बिल्कुल, इसे वो डिस्पोजिशनल सोच कहते हैं, मतलब सब कुछ इंसान के स्वभाव पर निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन जिम्बार्डो एक दूसरा एंगल सामने रखते हैं, सिचुएशनल एंगल। वो कहते हैं कि कभी-कभी सेब बुरा नहीं होता, बल्कि बैरल यानी वो डिब्बा ही जहरीला होता है। अच्छा, मतलब एक अच्छा सेब भी एक बुरे माहौल में जाकर सड़ सकता है। हाँ, उनका तर्क है कि अक्सर बुरी परिस्थितियों और एक बुरा सिस्टम अच्छे लोगों से भी बुरे काम करवा सकता है। और इसी बुरे बैरल वाली थ्योरी को टेस्ट करने के लिए 1971 में स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया गया। ये था क्या असल में? तो ये एक नकली जेल थी जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनाया गया था। बेसमेंट में? हाँ, उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को एक साइकोलॉजिकल स्टडी में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। पैसे भी ऑफर किए थे शायद। हाँ, $15 रोजाना, जो उस जमाने में एक अच्छी रकम थी। तो कोई भी आ सकता था इसमें? नहीं, यही तो बात दिलचस्प है। 70 से ज्यादा एप्लीकेंट्स में से उन्होंने 24 सबसे नॉर्मल, हेल्थी और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे स्टेबल स्टूडेंट्स को चुना। मतलब ये पहले से कोई गुस्सैल या अग्रेसिव लोग नहीं थे? बिल्कुल नहीं, अच्छे घरों के, बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लड़के थे। और फिर एक सिक्का उछालकर। हाँ, पूरी तरह से रैंडमली आधे गार्ड बन गए और आधे कैदी। उनकी पर्सनैलिटी का इसमें कोई रोल नहीं था। तो अब मंच तैयार हो चुका था, एक तरफ कैदी और दूसरी तरफ गार्ड्स। इस पावर का असर दिखने में कितना वक्त लगा? वक्त लगा ही नहीं। एक्सपेरिमेंट को असली बनाने के लिए जो किया गया वो अपने आप में ही चौंकाने वाला था। जैसे कि रविवार की एक सुबह जिन स्टूडेंट्स को कैदी बनाया गया था, उन्हें उनके घरों से असली पुलिस की गाड़ियों में आकर गिरफ्तार किया। क्या असली पुलिस ने? बिना बताए। हाँ, उनके पड़ोसियों के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं, सायरन बजाए गए और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये तो एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल मूव था। बिल्कुल। इसका मकसद था कि पहले ही पल से एक्सपेरिमेंट और असलियत के बीच की लाइन को पूरी तरह मिटा दिया जाए। मैं तो सोच कर ही हैरान हूँ। और फिर उस नकली जेल के अंदर क्या हुआ? जेल में लाने के बाद ये प्रक्रिया और भी अपमानजनक हो गई। कैदियों के सारे कपड़े उतरवाए गए, उन्हें कीटाणुनाशक से स्प्रे किया गया और फिर पहनने के लिए सिर्फ एक ढीला ढाला झबला दिया गया। उनके नाम छीन लिए गए। हाँ, अब उनकी पहचान सिर्फ उनके सीने पर लिखे नंबर से थी। तो यहाँ उनकी पूरी पहचान ही मिटाई जा रही थी। और इसी को शायद डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं, जब आप किसी को इंसान नहीं, बस एक नंबर या चीज समझने लगते हैं। बिल्कुल, यही वो प्रक्रिया है। और तो और उनके पैरों में एक हल्की जंजीर भी बांधी गई, जो हर कदम पर उन्हें उनके कैदी होने का एहसास दिलाती थी। और गार्ड्स का क्या? उन्हें क्या मिला? गार्ड्स को सत्ता के सारे सिंबल दिए गए, खाकी यूनिफॉर्म, एक डंडा और सबसे जरूरी चीज क्या? आईने वाले चश्मे, मिरर्ड सनग्लासेस। आईने वाले चश्मे? वो क्यों? क्योंकि उन चश्मों की वजह से कैदी गार्ड्स की आंखें नहीं देख सकते थे, और आंखें ना देख पाना आपको मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कमजोर बना देता है। अच्छा, और गार्ड्स को इससे एक तरह की गुमनामी, एनोनिमिटी मिल गई? हाँ, और यहीं से डी इंडिविजुएशन का कॉन्सेप्ट आता है।
जब आप अपनी पहचान खोकर एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो आप वो काम भी कर जाते हैं जो आप अकेले में कभी नहीं करेंगे। तो गार्ड्स को नियम क्या बताए गए थे? बस एक ही मुख्य नियम था, जेल में व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन किसी भी तरह की फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा वो अपने नियम बनाने के लिए आजाद थे। और ये आजादी ही शायद सबसे बड़ी गलती थी। तो कैदियों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने चुपचाप सब कुछ नहीं माना। एक्सपेरिमेंट के दूसरे ही दिन कैदियों ने विद्रोह कर दिया। दूसरे ही दिन? हाँ, उन्होंने अपने झबलों से नंबर फाड़ दिए, अपनी चारपाइयों से सेल का दरवाजा ब्लॉक कर दिया और गार्ड्स पर चिल्लाने लगे। तो ये एक तरह का टेस्ट था गार्ड्स के लिए कि वो अपनी पावर को कैसे हैंडल करते हैं। और गार्ड्स ने इसे अपनी सत्ता पर सीधा हमला माना। उनका जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर था। उन्होंने क्या किया? रात की ड्यूटी वाले गार्ड्स ने अपनी मर्जी से ज्यादा देर रुककर दिन वालों की मदद की। उन्होंने आग बुझाने वाले यंत्र से कैदियों पर ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड की बौछार की। फायर एक्सटिंग्विशर से? ये तो फिजिकल वायलेंस नहीं है पर बहुत तकलीफदेह और अपमानजनक थी। इसके बाद उन्होंने विद्रोह करने वालों के कपड़े उतरवा दिए, चारपाइयां छीन ली और उन्हें नंगे कंक्रीट के फर्श पर सोने को मजबूर किया। और ये सब वो कॉलेज स्टूडेंट्स कर रहे थे जो सिर्फ 24 घंटे पहले तक बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे थे। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न उभरने लगा। कुछ गार्ड्स अच्छे थे, कुछ कठोर लेकिन निष्पक्ष थे, लेकिन करीब 1/3 गार्ड्स ऐसे थे जो सच में क्रूर हो गए थे। वो इसका मजा लेने लगे थे। बिल्कुल, वो कैदियों को परेशान करने और अपमानित करने के नए नए तरीके खोजने लगे थे। इस मानसिक दबाव का कैदियों पर क्या असर हुआ? असर बहुत भयानक और बहुत जल्दी हुआ। एक कैदी नंबर 8612 सिर्फ 36 घंटों के अंदर ही टूट गया। सिर्फ 36 घंटे? हाँ, वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि जिम्बार्डो को उसे एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना पड़ा। बाप रे, मतलब ये दबाव कितना ज्यादा था कि एक स्वस्थ स्टूडेंट सिर्फ 1.5 दिन में टूट गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गार्ड्स ने अब मनोवैज्ञानिक चालें चलनी शुरू कर दी थीं। जैसे कि? उन्होंने कैदियों की एकता को तोड़ने के लिए एक प्रिविलेज सेल बनाया। जिन 3 कैदियों ने विद्रोह में सबसे कम हिस्सा लिया था, उन्हें अच्छे कपड़े, खाना और उनकी चारपाइयां वापस दे दी गईं। अच्छा, फूड डालो और राज करो। और इसका असर तुरंत हुआ। कैदियों में शक पैदा हो गया। उन्हें लगा कि प्रिविलेज सेल वाले कैदी जरूर गार्ड्स के मुखबिर हैं। जो विद्रोह कुछ घंटे पहले उन्हें एक कर रहा था, वो अब पूरी तरह बिखर चुका था। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये सब हो रहा था, लेकिन रिसर्चर्स कहाँ थे? खुद फिलिप जिम्बार्डो ये सब देख रहे थे, उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? यही इस एक्सपेरिमेंट का सबसे डरावना पहलू है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि खुद फिलिप जिम्बार्डो भी अपनी भूमिका में पूरी तरह डूब गए थे। मतलब? वो एक निष्पक्ष रिसर्चर नहीं रह गए थे। वो जेल सुपरिंटेंडेंट बन चुके थे, जिसकी पहली प्राथमिकता जेल की सुरक्षा थी, ना कि अपने सब्जेक्ट्स की भलाई। मतलब सिस्टम ने अपने बनाने वाले को ही निगल लिया था? इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत ही चिंताजनक उदाहरण है पैरोल बोर्ड हियरिंग। एक्सपेरिमेंट के बीच में कैदियों से कहा गया कि वो पैरोल के लिए अपील कर सकते हैं। और जब उन कैदी स्टूडेंट से पूछा गया कि अगर उन्हें पैरोल मिलती है तो क्या वे एक्सपेरिमेंट के पैसे छोड़ने को तैयार हैं, तो लगभग सबने हाँ कहा। जरा सोचिए, वो ये पूरी तरह भूल चुके थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और वो जब चाहें आई क्विट कहकर बाहर जा सकते हैं। उन्हें अपनी आजादी के लिए पैरोल चाहिए थी, जैसे असली कैदियों को चाहिए होती है। बिल्कुल, उनकी असलियत बदल चुकी थी और जिम्बार्डो ने भी एक सुपरिंटेंडेंट के तौर पर उन्हें ये याद नहीं दिलाया। क्या किसी कैदी ने इसका विरोध नहीं किया? एक ने किया। एक नया कैदी आया, नंबर 416। उसने आते ही इस सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये एक एक्सपेरिमेंट है और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत हिम्मत का काम था। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो बाकी कैदियों ने उसका साथ दिया होगा? नहीं, जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। गार्ड्स 416 को तोड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने दूसरे कैदियों को एक विकल्प दिया, या तो वे अपने कंबल छोड़ दें या फिर 416 को मनाएं। और जब उसने मना कर दिया तो गार्ड्स ने दूसरे कैदियों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? बाकी कैदी जो खुद भी उसी सिस्टम के शिकार थे, सब मिलकर 416 पर एक साथ चिल्लाने लगे, कैदी 416 एक बुरा कैदी है, कैदी 416 एक बुरा कैदी है। ओह, मतलब वो अपने ही साथी के खिलाफ हो गए। ये दिखाता है कि कैसे एक जहरीला सिस्टम पीड़ितों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है। बिल्कुल।
तो ये एक्सपेरिमेंट जो 2 हफ्तों तक चलना था, आखिर खत्म कैसे हुआ? अगर जिम्बार्डो खुद इतने शामिल हो गए थे तो इसे रोका किसने? इसे रोका एक बाहरी इंसान ने, क्रिस्टीना मैस्लैक, जो उस समय एक युवा पीएचडी थी और जिम्बार्डो की पार्टनर भी। अच्छा। उन्हें इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया था जब वो देर रात जेल का दौरा करने आई और उन्होंने देखा कि गार्ड्स कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनके सिर पर बोरे डालकर एक दूसरे से बंधवा कर टॉयलेट ले जा रहे हैं, तो वो दहल गईं। उन्होंने उस चीज को देखा जिससे अंदर के लोग अब नॉर्मल मानने लगे थे। हाँ, ये एक बाहरी नजर की ताकत थी। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, इसलिए वो उस स्थिति की भयावहता को साफ साफ देख सकीं। और उन्होंने जिम्बार्डो से बात की। उन्होंने जिम्बार्डो से कहा, तुम इन लड़कों के साथ जो कर रहे हो वो बहुत भयानक है। पहले तो जिम्बार्डो अपने सुपरिंटेंडेंट के रोल में अपनी सफाई देने लगे, लेकिन क्रिस्टीना के नैतिक विरोध ने उन्हें उस भूमिका से बाहर खींच लिया। और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक नैतिक सीमा लांघ चुके हैं। अगले ही दिन, सिर्फ 6 दिनों के बाद, एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। तो इस पूरे डरावने अनुभव का सबसे बड़ा सबक क्या था? क्या यही कि हम सब अंदर से बुरे हैं? नहीं, जिम्बार्डो कहते हैं कि ये बुरे सेबों यानी बैड एप्पल्स की कहानी नहीं है। ये एक बुरे बैरल यानी बैड बैरल की कहानी है। मतलब समस्या उन स्टूडेंट्स में नहीं थी, समस्या उस माहौल में थी, उस सिस्टम में थी। बिल्कुल। किताब इसे 2004 में अबू गरैब जेल के स्कैंडल से जोड़ती है, जहां अमेरिकी सैनिकों ने इराकी कैदियों पर अत्याचार किए थे। हाँ, वो तस्वीरें तो बहुत भयानक थी। दुनिया ने कहा कि ये कुछ बुरे सेब थे, लेकिन जिम्बार्डो का तर्क है कि अबू गरैब का बैरल, वहां के हालात, लीडरशिप की कमी, कोई ट्रेनिंग नहीं, वो स्टैनफोर्ड प्रिजन के बैरल से बहुत मिलते जुलते थे। तो अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट से निकले साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समेटें, तो वो क्या होंगे? 3 सबसे जरूरी हैं। पहला, डीह्यूमनाइजेशन, दूसरों को इंसान न समझना। दूसरा, डी इंडिविजुएशन, भीड़ में अपनी पहचान और जिम्मेदारी खो देना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है द इविल ऑफ इनएक्शन। मतलब जब अच्छे लोग अन्याय होता देखकर भी कुछ नहीं करते? हाँ, एक्सपेरिमेंट में अच्छे गार्ड्स भी थे, लेकिन उन्होंने बुरे गार्ड्स को कभी नहीं रोका। उनकी चुप्पी ने बुरे गार्ड्स को और बढ़ावा दिया। तो फिर सवाल वही है, क्या हम सब सिर्फ अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं? क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? नहीं, जिम्बार्डो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब का अंत निराशावादी नहीं है। ये इस बारे में है कि हम इन सिचुएशनल दबावों का विरोध कैसे कर सकते हैं। तो ये किताब हमें सॉल्यूशन भी देती है, जैसे कोई 1 या 2 बातें जो हम याद रख सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात है व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। ये कहना बहुत आसान है कि मुझे तो बस ऑर्डर्स फॉलो करने थे, या सब लोग यही कर रहे थे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन एक्सक्यूज है। लेकिन हमें हमेशा अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी होगी। और दूसरी बात है अन्यायपूर्ण अधिकार को चुनौती देना। सिर्फ इसलिए कि कोई अथॉरिटी में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही है। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत शक्तिशाली विचार किताब के अंत में है, हीरोइज्म की साधारणता। हाँ, एक इतिहासकार थी हैना आरेंट। उन्होंने बुराई की साधारणता की बात की थी कि कैसे साधारण लोग एक सिस्टम का हिस्सा बनकर भयानक काम कर सकते हैं। और जिम्बार्डो इसी विचार को पलट देते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, अगर साधारण लोग परिस्थितियों के दबाव में शैतान बन सकते हैं, तो क्या यही परिस्थितियां साधारण लोगों को हीरो भी नहीं बना सकती? ये एक बहुत पावरफुल थॉट है। मतलब हीरो बनने के लिए कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। होता है जो एक मुश्किल घड़ी में, जब सब लोग चुप रहते हैं या गलत का साथ देते हैं, तब वो सही काम करने का फैसला करता है, जैसे क्रिस्टीना मैस्लैक ने उस एक्सपेरिमेंट में किया। बिल्कुल, वो उस दिन की हीरो थी। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की परिस्थितियां, हमारे ऑफिस का कल्चर, हमारे समाज का बैरल हमें किस ओर धकेल रहा है? अच्छाई की तरफ, बुराई की तरफ, या फिर चुपचाप तमाशा देखने वालों की तरफ? और उस वक्त हम क्या करने का फैसला करते हैं, वही हमारी असली पहचान है।